This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट है जी। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे सर है, ये उनका मैनेजमेंट, उनका जो ये प्लान है वो हमेशा ए और बी प्लान लेके चलते हैं। वही फैकल्टी, वही कर्मचारी, वही डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे डिपार्टमेंट को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से फैसिलिटी उनको दी जाए, छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए, ये उनकी देन है। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। हम शिक्षकों को बहुत फ्री हैंड छोड़ा कि आप अपने रिसर्च को एक्सप्लोर करिए, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय को नैक A++ हाईएस्ट एक्रीडिटेशन मिला। और अभी रिसेंटली हम, जैसे कि आपने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय जो है कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय बाय द UGC है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म यू चर्चा पर। आज की खास चर्चा होने वाली है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर प्रकाश चंद्र सर के साथ। आज की खास चर्चा होगी बच्चों की करियर काउंसलिंग और बच्चों को क्या फ्यूचर में कैसे कदम रखने चाहिए अपने फ्यूचर स्कोप को देखते हुए। आज उन सभी बातों पर जोर देते हुए आज हम चर्चा करेंगे और सर से कुछ हमारे साथ जो ऑडियंस भी क्वेश्चन करेगी कि क्या प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में यूथ को। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी व्यक्तिगत यात्रा कैसी रही और आपने इस क्षेत्र में कैसे कदम रखा। हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर प्रकाश चंद्रा बिलोंग्स टू प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आई डिड माय स्कूलिंग at Government Inter College Prayagraj. After that I have completed my graduation, post graduation and doctoral degree from University of Allahabad, a central university. Great for me, I have completed my all the academic journey from the Central University Allahabad. During the doctoral program I have completed certificate course in German language for DSc program, and then I have joined as a postdoctoral program in Indian Institute of Technology, Delhi. And after some times, I have great experience in IIT Delhi, but after some times, 9 months after, I was appointed here as an assistant professor, Department of Chemistry, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्हें कहें कि वो मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी रिसर्च है और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने विश्वविद्यालय में जब प्रवेश किया उस समय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एक बहुत पिछड़ा एरिया था और यहाँ पर छात्रों के लिए हमारा एम था कि मैं एक सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़ के आया था और IIT में हमने पोस्ट डॉक्टरल IIT का मेरे पास एक्सपीरियंस रहा जी। तो यहाँ के बच्चों को जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनके बारे में बताना, हमने उनको बताया और उसका प्रिपरेशन कराया। इसका नतीजा ये रहा, आज के समय में इन 15 सालों के बाद आज हमारे डिपार्टमेंट से 6 से 7 बच्चे अपीयरिंग में भी नेट क्वालिफाइड करते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं। और इंडिया ही नहीं, एब्रॉड में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं जो है जो पोस्ट डॉक्टरल या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट हमारे विश्वविद्यालय के लिए है। सर, जैसे कि मैंने अब रिसर्च किया और आप पाया कि आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे कि बार्क हुआ, UPCST हुआ, DST सर्व हुआ, जैसी संस्थाओं से आपको फंडिंग भी मिली है। और तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स किन विषयों पर आधारित हैं और इनसे छात्रों को या विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट को किस तरीके से मदद मिल सकती है और ये क्या प्रोग्राम्स हैं। जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो विश्वविद्यालय में एज ए फैकल्टी हमारा एक दायित्व होता है कि हम विश्वविद्यालय के ग्रोथ के लिए हम कुछ फंडिंग जनरेट करें। यहाँ के क्योंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पिछड़े एरिया में आता है, तो यहाँ के बच्चों के लिए हम प्रोजेक्ट ग्रांट लाएं। हमने प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया, हमने डिफरेंट फंडिंग एजेंसियों में प्रोजेक्ट सबमिट किया। हमारे विश्वविद्यालय को कई प्रोजेक्ट मिले, जैसे UPCST उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BRNS का सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला
जो एक एडिसिव मटेरियल पर आधारित था जी और उस प्रोजेक्ट को मैंने जब किया, कंप्लीट किया यहाँ पर 3 साल में, तो उसका एक एक्सपीरियंस रहा कि हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट हमको यूपीसीएसटी से मिला। फिर हमने अप्लाई किया डीएसटी सर्व में, जी वहाँ से भी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। वह प्रोजेक्ट आईआईटी इंदौर के कोलैबोरेशन में हमारे विश्वविद्यालय के साथ चल रहा है। जी अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कुल 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी रिसेंटली अभी 15 डेज बिफोर मुझे इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय जी एनआईआरएफ रैंकिंग है, बिल्कुल तो उसकी वजह से हमारा विश्वविद्यालय जो है एज ए स्पोक्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और हमारा कोलैबोरेशन आईआईटी इंदौर के साथ है। तो एक आईआईटी इंदौर के कोलैबोरेशन में एएनआरएफ प्रोजेक्ट हम लोगों जी ने जी सबमिट किया जी था। 1.1 सीआर का जी हमें प्रोजेक्ट ग्रांट मिला है और 1.1 CR 1.1 सीआर का, और उस प्रोजेक्ट को हम विश्वविद्यालय में करेंगे जिससे कि हमारे यहाँ का रिसर्च की फैसिलिटी अच्छी हो और हमारे यहाँ बच्चे जो है अच्छे रिसर्च करें और वो अब्रॉड में जाए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो। तो क्या ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो आप कह रहे हैं कि 1.1 CR का, ये पूरा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिला है या फिर सिर्फ आपको मिला है? नहीं, हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को कई प्रोजेक्ट मिले हैं जी आईआईटी इंदौर के कोलैबोरेशन में। उनमें से एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है जो अच्छा 1.1 सीआर का CR है। का है। और कोशिश यही रहेगी कि हम जी, विश्वविद्यालय जी। आईआईटी इंदौर का फोकस ये है कि जो ये पेयर प्रोग्राम के तहत ये प्रोजेक्ट एएनआरएफ ने दिया है, जी। उनका ये मोटो है कि आप अपने से जो स्पोक्स इंस्टीट्यूट हैं उनको 70% फंडिंग दें और उसके विश्वविद्यालय के अंदर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करें। जी जी यहाँ की जो एकेडमिक जर्नी है यस उसको अगर हम रिसर्च डेवलपमेंट से जब जोड़ पाएंगे हम्म। तभी इस क्षेत्र का विकास ज्यादा अच्छा होगा जी और हम कुछ नवाचार कर सकते हैं। बिल्कुल इसलिए ये जो प्रोजेक्ट हमको मिला है, हमारे विश्वविद्यालय को और भी इसमें ग्रांट मिला है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जी। में जो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला उसमें 1.1 सीआर का तो है। ये स्पोक्स यूनिवर्सिटी क्या है? स्पोक्स मतलब भारत के चुनिंदा जो विश्वविद्यालय जी, जी। होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है जो एनआईआरएफ रैंकिंग के थ्रू डिसाइड होती है। फोकस ये होता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जो अंडर 100 इंस्टीट्यूट, अंडर 100 के रैंकिंग के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होते हैं, जी उन्हीं को एज ए स्पोक्स इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है गवर्नमेंट। जी हमारा विश्वविद्यालय क्योंकि 75 एनआईआरएफ रैंकिंग का है, इसलिए हमारा विश्वविद्यालय स्पोक्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जी। तभी हम आईआईटी इंदौर से कोलैबोरेट कर सकें। दर्शकों आपको बता दूं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कि जहां इतना पिछड़ा इलाका होने के बावजूद भी हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि NAC A++ सर्टिफाइड है और जो कि कैटेगरी 1 में आती है। ये हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट है। जी ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे जी। सर हैं, ये उनका मैनेजमेंट, उनका जो ये प्लान है वो हमेशा ए और बी प्लान लेके चलते हैं। जी वही फैकल्टी, वही कर्मचारी, वही डिपार्टमेंट है, बिल्कुल लेकिन उन्होंने एक ऐसे डिपार्टमेंट को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से फैसिलिटी उनको Yes. दी जाए, छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए, ये उनकी देन है। उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। हम शिक्षकों को बहुत फ्री हैंड छोड़ा कि आप अपने रिसर्च को एक्सप्लोर करिए, आप बच्चों को एकेडमिक में कैसे कोलैबोरेट करके उनको इंडस्ट्रियल टूल कराइए, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय को NAC A++ हाईएस्ट एक्रीडेशन मिला। जी। और अभी रिसेंटली हम, जैसे कि आपने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय जो है कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय बाय द यूजीसी है, जी और उसका हमें, हमारे विश्वविद्यालय को ऐसे बहुत अचीवमेंट बेनिफिट्स होंगे इस कैटेगरी 1 होने के बाद। ये पूरे भारत में कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जिनको कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, जी। और उनमें से एक मेरा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। तो आपको माननीय कुलपति जी की लीडरशिप कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि ये हमारे विश्वविद्यालय को कम से कम 20 साल लग गए यहाँ पर इस सीढ़ी पे आने में। हमारा विश्वविद्यालय अभी तक B++ की श्रेणी में था। अचानक से हमारा विश्वविद्यालय इन 4 सालों में NAC A++ कैटेगरी में, कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी में इस तरह के अचीवमेंट हमारे विश्वविद्यालय को मिले। और भी ढेर सारे फंडिंग, PM ऊषा का फंड जी। 100 करोड़ रुपीज का,
ANRF के कई प्रोजेक्ट हमारे जी। विश्वविद्यालय को मिला। ये हमारे विश्वविद्यालय की हमारे माननीय कुलपति महोदय जी का ये वो है जिसकी वजह से हमारे विश्वविद्यालय में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। जी, तो कैसा है मतलब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का बेसिक साइंस डिपार्टमेंट, कैसा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर? एक्चुअली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है साइंस फैकल्टी है। जी। उनमें से बेसिक साइंस हमारा जो है ओरिजिन है, और बेसिक साइंस में हम लोग जो है 2 तरह के कोर्सेज हम ग्रेजुएट लेवल पे चलाते हैं। एक BSc मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स PCM, और जी। दूसरा हमारा क्या है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। जी जी 2 तरह के BSc चलते हैं। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में PG कोर्सेज भी चलता है, जैसे MSc केमिस्ट्री, जूलॉजी केमिस्ट्री, बॉटनी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, इस तरह के हमारे यहाँ कोर्सेज बेसिक साइंस डिपार्टमेंट रन करता है। फैसिलिटी की बात करें जी। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। कई विश्वविद्यालयों को आप देखें जी। तो उसके कंपैरिजन करें तो हमारे बेसिक साइंस डिपार्टमेंट जी, में कई स्मार्ट क्लासरूम है। जी आज के समय में जब AI का समय चल रहा है, बिल्कुल। और अगर उस दौरान हमारे बेसिक साइंस बच्चे जो है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के अगर स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ते हैं, जी। तो उनको हम कोई पिक्चर या कोई आरेख या कोई हम चीजें समझाना चाहते हैं, 3D हम बताना चाहते हैं, बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। तो विजुअलाइज हमारे यहाँ विजुअलाइज्ड स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, और लैब की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जिसकी वजह से बच्चों को उनके करियर के पर्सपेक्टिव में जी, जी। काफी बेनिफिट होगा। ये हमारा मोटिव है, इसलिए हमारे यहाँ बच्चे ज्यादातर एडमिशन लेते हैं और उनका करियर ब्राइट है। अच्छा, यानी कि जो आधुनिक दौर में देखा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर लाइब्रेरी की बात करी जाए सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। क्या एक और लाइब्रेरी ऐसी है जो सारे बच्चे बैठ सकें, या डिपार्टमेंटल की अलग है या फिर विश्वविद्यालय की अलग है, किस तरीके से है? नहीं, कितने हमारे प्रकार की है? विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के अलावा जो है एक सेंट्रल लाइब्रेरी जी, है, जी। जहाँ पर बहुत ढेर सारी पुस्तकें, 2 लाख से ज्यादा पुस्तकें वहाँ जी, पे जी। अवेलेबल हैं। आपको बता दूं, वो 2 लाख पुस्तकें जो है इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस की हैं। यस, बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पुस्तकों के प्राइस बहुत होते हैं। बिल्कुल सर। इतनी अच्छी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में Yes. हैं। उन पुस्तकों के साथ साथ कई करंट मैगजीन्स भी हैं हमारे विश्वविद्यालय में, यस, और न्यूज़पेपर भी आता रहता है, जिससे कि बच्चे अपडेट रह सकते हैं। तो हमारा 24 घंटे हमारा लाइब्रेरी ओपन रहता है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे, जो भी बुक्स ले जाना चाहे, घर पे ले जाके पढ़ सकता है। उसमें भी एक अच्छी बात है कि हमारे इस सेंट्रल लाइब्रेरी में कि बच्चा ई बुक्स भी पढ़ सकता है। अगर वो E-books। अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड एक्टिव कर लेता है तो अपने घर पे भी जाकर जो 10,000, 20,000, 30,000 के अच्छे इंटरनेशनल या नेशनल बुक्स हैं, जी। उनको घर पर ई बुक के माध्यम से सब्सक्राइब करके उनको पढ़ सकता है। ये हमारे लाइब्रेरी की विशेषता है। तो सर छात्रों के लिए जैसे एक पहल ये है कि लाइब्रेरी, कि उसके पास सेंट्रल लाइब्रेरी भी है और उसके पास डिपार्टमेंट लाइब्रेरी भी है। यानी कि डिपार्टमेंट से बच्चा अगर खुद केमिस्ट्री से अगर वो बच्चा इंटरेस्ट रखता है तो केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकता है। सेंट्रल लाइब्रेरी में जैसा कि आपने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा वो पुस्तकें हैं मौजूद हैं। तो ऐसे लाइब्रेरी के साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा आप उन बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कि पहला इनोवेशन सेंटर, तो थोड़ा सा उस पर। यस, एग्जैक्टली। जी। किसी भी विश्वविद्यालय की ग्रोथ के लिए जी, जी। इम्पोर्टेंट है कि एक तो सबसे बेसिक ये है कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी Yes. होना चाहिए। लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमारे यहाँ है, जी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। यस, अब बात आती है कि अगर हमारा बच्चा साइंस की हम बात कर रहे हैं तो Yes. साइंस में क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी होना चाहिए। जी, जब तक इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी नहीं होगा तब तक बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती है। जी, जी, हम बात करते हैं IITs की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यस, हमारे विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेंटर है, जी, जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे हम XRD की बात कर लें, GCMS की बात कर लें, PQMS की बात कर लें, AAS की बात कर लें, चाहे फिर वो सोनी केटर की बात, रियल टाइम PCR की बात कर लें, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हमारे इनोवेशन सेंटर में अवेलेबल है। बच्चा उसको यूज कर सकता है और अच्छा रिसर्च कर सकता है। कई बार छात्र छात्राओं के अंदर देखा ही गया है, उनके पास प्रतिभा है, जी, उनके पास एक प्रोजेक्ट ड्राफ्ट है,
बट फैसिलिटी नहीं मिल पा रही को अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाए। यस, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और उस प्लेटफॉर्म, ये हमारे इस विश्वविद्यालय में वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसकी वजह से बच्चा उसको यूज कर कर अपने रिसर्च और इनोवेशन को और आगे बढ़ा सकता है। जी, आपको बता दें कि जो इनोवेशन सेंटर है, जब पिछले बीते वर्षों में जब आपने देखा होगा कि कोरोना का समय आया था, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से रियल टाइम पीसीआर जैसी मशीन जो कि इनोवेशन सेंटर में रखी हुई है, तो उसको जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है उसको हमारे कुलपति जी द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो टेस्ट हो सकें। तो ये भी बहुत हमारे लिए ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी ऐसी मशीन है जो काफ़ी कॉस्टली है, जिससे कि जो आम जनता को भी छात्रों के साथ साथ जनता को भी मतलब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली। और आपको सर एक चीज और बता दूं कि इम्पोर्टेंट ये है कि उस कोविड के दौरान जी, जब जी। पूरी संस्थाएं सब बंद चल रही जी, थी जी। और हमारे यहाँ के जो शोध था वो कंटिन्यू चल रहा था, जी, जी। हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में कई अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की चीज़ों लोगों ने बनाया। कोई मास्क पे काम कर रहा था तो हम लोगों ने अपने डिपार्ट, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का लैब है, यस। हम पॉलीमर साइंस पे, नैनो मटेरियल पे काम करते हैं, जी। तो हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के लैब में हम लोगों ने सैनिटाइजर बनाया और लोगों को प्रोवाइड किया। जी। वो भी एक हेल्प था, लोगों को हमने दिया कि सैनिटाइजर यूज करिए और हाइजीनिक रखिए। तो इस तरह की मतलब उस दौरान भी हमारे विश्वविद्यालय जो है कंटिन्यू जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा था और देश के लिए मदद कर रहा था लोगों की। जी। आपको बता दें कि सर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ही आप प्रोफेसर हैं रसायन विज्ञान की। सर थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में ऐसा बताएं कि जैसे मेरी अगर चाची भी देख रही हो तो उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे कि क्या है रसायन विज्ञान। जी। मतलब कि बेसिक साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यस। और अमूमन बच्चों को उससे बहुत डर लगता है, लेकिन ये जान लीजिए कि केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, मैंने एक अभी बुक्स लिखना स्टार्ट किया है यस, यस, कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यस। दैनिक जीवन में रसायन की उपयोगिता। आप जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं रसायन की, जी। सुबह उठने से लेकर जी, जी। शाम को सोने तक के अगर दैनिक क्रियाओं को हम देखें, हमारे जीवन में टूथपेस्ट से लेकर जी, जी। कपड़े से लेकर लेकर कॉस्मेटिक से लेकर सोने तक की जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल, उस सब में रसायन होता है। बिल्कुल। तो रसायन का हमारे आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। यस। इसलिए अगर हम कोई बच्चा केमिस्ट्री से बीएससी या एमएससी करता है जी। तो हमारी यही होता है कि वो अपने जीवन को कम से कम अच्छे से परख सकता है। सर अभी एडमिशन का जैसे दौर चल रहा है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि एडमिशन प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है और कैसी का प्रोसेस है, और बच्चा कोई छात्र जो है वो कैसे एडमिशन यहाँ ले सकता है और किन बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए। विश्वविद्यालय में जो है अब जी। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार जो है विश्वविद्यालय का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है। तो बच्चों को इस बात का बहुत इस समय, क्योंकि फर्स्ट टाइम समर्थ पोर्टल के माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जी। तो कोशिश ये होना चाहिए बच्चों को समर्थ पोर्टल के बारे में। हमारे यहाँ कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई गई फैकल्टीज के लिए, कर्मचारियों के लिए। एक समर्थ पोर्टल के माध्यम से जी, बच्चे जी। जब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे से जाकर या खुद लैपटॉप के माध्यम से समर्थ पोर्टल के थ्रू यस। फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी तो विभाग में आकर, इसमें कोई भी बीच का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप डायरेक्टली विभाग में बच्चे आकर अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कर जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनको डॉक्यूमेंट्स ले आना होगा। जैसे मान लो सपोज कोई बच्चा जी। बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेना चाहता है, तो बीएससी पीसीएम के एडमिशन के लिए 12th जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स 12th की सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर बच्चा स्कॉलरशिप की श्रेणी में आता है तो एक फ्री कार्ड शासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वो कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, कोई भी बच्चा हो, अगर उसके पास फ्री सिप कार्ड है तो वो एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप के माध्यम से वो एडमिशन ले सकता है। अगर नहीं है जी। तो बच्चे को फुल फीस देना पड़ेगा।
तो समर्थ पोर्टल से अब और भी आसान हो गया है एडमिशन प्रक्रिया। धीरे धीरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपनी एडमिशन को आसानी से डिपार्टमेंट में जाके ले सकते। अगर कोई ऐसा मध्यम वर्गीय छात्र है या उसका फाइनेंशियली उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या उस स्टूडेंट के लिए कैसा उसका प्रोसेस है कि अगर उसके पास अगर फीस नहीं है या स्कॉलरशिप के माध्यम से या नहीं, कुछ प्रोग्राम है? यस एग्जैक्टली। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शासन के द्वारा फ्री सिप कार्ड दिया जाता है। जी। अगर कोई बच्चा जो है पुअर है यस। और उस बैकग्राउंड जो एक लेवल है जी। पुअर्टी की उससे नीचे है, जी। तो उसको फ्री सिप कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज का हो। जी। तो उनको उस फ्री सिप कार्ड को लेके आके डिपार्टमेंट में देना होगा, तो उसके माध्यम से उनको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिलेगी। जी। तो उनको उनके एजुकेशन में, शिक्षा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। इसलिए अगर बच्चा फ्री सिप कार्ड नहीं है तो बनवा ले, और अन्यथा उसको जितना भी है एडमिशन प्रक्रिया में जो फीस है उसको पूरा देना पड़ेगा। तो ये शासन का एक नई पहल है। और पहले क्या होता था, जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट होता था, आय प्रमाण पत्र होता था, उसके माध्यम से एडमिशन लेते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्योंकि फ्री सिप कार्ड इशू कर दिया है, तो फ्री सिप कार्ड के थ्रू ही एडमिशन जो है उनको मिलेगा, और वो कोई भी फीस नहीं लगेगा और पूरा पूरा स्कॉलरशिप उनको मिलेगी उस शासन के द्वारा। जी। जो मैं अपने आस पड़ोस की चाची के बारे में बात कर रहा था, वो यही चाची थी कि उनकी मतलब जो 2 लड़कियां हैं, तो वो काफ़ी उनके अंदर हुनर है, काफ़ी वो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके साथ फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो ये सारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जैसे बड़ी संस्था में पढ़ सके। तो आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, और मैं ये जो दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि सर ने जो बताया प्रोसेस कि इस तरीके से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अर्निंग सोर्स, क्योंकि लास्ट अल्टीमेटली सर गोल यही होता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको लास्ट में फाइनेंशियली स्टेबल होना होता है। तो हमारे विश्वविद्यालय में क्या ऐसी सुविधाएं हैं बच्चों को अर्निंग के लिए? विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ की अर्निंग की बात की जाए तो ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है कि कोई बच्चा अगर किसी के बच्चे के अगर माइंड में अगर कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, और उस इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू वो कोई भी प्रोजेक्ट ले सकता है, ग्रांट ले सकता है, और उसको चाहे फेलोशिप के माध्यम से, चाहे उससे कुछ अर्निंग कर सकता है। तो उससे अपने जितने भी आइडियाज हैं उसको उसके माध्यम से प्रोजेक्ट, ग्रांट या शासन से जो है कोई भी फंड ला सकता है। तो ये उसको फैसिलिटी इंक्यूबेशन सेंटर से मिलती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है हमारा 3rd ईयर या 4th ईयर लास्ट ईयर का है, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर का जो कार्य है उन 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चों के लिए, जैसे बीटेक हुआ, बीएससी बेसिक साइंस हुआ, तो इन बच्चों की प्लेसमेंट के लिए सुविधा प्रोवाइड करना, और बच्चों को सुविधा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, और बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ से अब बच्चे जो है प्लेसमेंट के माध्यम से भी इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ऑयल इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हैं। तो इसका भी विश्वविद्यालय को एक बेनिफिट मिल रहा है कि हमारे जो बच्चे जो है उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात की? हाँ, ऑन कैंपस की हम बात कर रहे हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बेनिफिट ये है, जब बच्चा यहाँ पढ़ रहा होता है तो उसके पास स्किल की बहुत कमी होती है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ाएं, और वो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है उसको अप्लाई करें। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर बच्चे को मिलेगा और उनका स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे, तो बच्चा क्या होगा कि कहीं भी ऑन कैंपस अगर सेलेक्ट होता है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसको सैलरी कम मिले, लेकिन उसके पास अब जब वहां से निकलता है तो उसके पास क्या होता है, वो ट्रेंड होता है, स्किल्ड निकलता है। तो उस जगह से निकल कर फिर दूसरे कंपनी में अगर स्विच करता है तो स्किल्ड होता है, तो इसलिए उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चलती है। ये ऑफ कैंपस की बेनिफिट है। देखिए ऑन कैंपस का बेनिफिट, अगर ऑन कैंपस नहीं है, बच्चा अगर 1 साल 2 साल छोड़ दिया और उसके बाद वो चाहता है कि मुझे कोई कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको मिलता नहीं है। इसलिए आज के दौर में जब बेरोजगारी का बहुत वो चल रहा है, उसमें अगर किसी बच्चे का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो उसको आगे की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोई कंपनीज आई, उन्होंने कमिट किया कि उनको 5 लाख पर एनम, 7 लाख पर एनम
लेकिन वहां पर ले जाने के बाद उनको प्लेसमेंट कम दी गई, या फिर तो विश्वविद्यालय किस तरीके से उनको गारंटी देता है कि यहाँ पे जो कमिट किया है कंपनीज ने वो वहां पर जाके उनके साथ नहीं करे? अमूमन ऐसा Yes. ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि मैं मान लूं कि कुछ प्लेसमेंट में कुछ कंपनियां हैं जो इस तरह का कर रही होंगी, तो वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करती हैं, जी बच्चे को ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड के दौरान उनको लगता है कि बच्चे के अंदर स्किल की कमी है, हो सकता है कि उनका जो कैंपस सिलेक्शन जिस भी पैकेज पे हुआ था उससे कम कर दें। ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन ये संभावनाएं बहुत कम होती है। हमारी विश्वविद्यालय, हमारा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, इस चीज की गारंटी लेता है कि बच्चों को जी हम जो प्लेसमेंट दे रहे हैं, उनको जो पैकेज दी जा रही है उसी पैकेज पे बच्चा वहां पे अपॉइंट हो। जो ट्रेनिंग की बात करिए, जी। तो मुझे सुनने में सर ये भी आ रहा है कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में या फिर जो हमारे करंटली ऐसे कोर्सेज रन करे जा रहे हैं बीएससी के साथ साथ, जैसे बीएससी 3 साल का हुआ करता था, तो क्या ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में? क्योंकि विश्वविद्यालय जी। अब हमारा कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय बाय द यूजीसी है, जी तो अब हमारे विश्वविद्यालय को ये स्वायत्तता है कि वो कुछ डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम या हम शार्ट टर्म कोर्सेज चला सकते हैं। और शार्ट टर्म कोर्सेज के साथ ऐसे कुछ हम कोर्सेज चला सकते हैं, जैसे मान लो हम बात करें सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हाँ। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑयल इंडस्ट्री। यस तो इस तरह के हम शार्ट टर्म कोर्सेज चला दें तो क्या होगा उसका, क्योंकि ये हमारे विश्वविद्यालय कैटेगरी 1 है, तो उससे बेनिफिट होगा कि जो इंटरडिसिप्लिनरी बच्चे हैं, अदर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, अगर उनको इस फील्ड में जाना है तो वो शार्ट टर्म कोर्स करके उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये विश्वविद्यालय को भी बेनिफिट मिल रहा है और खास तौर पर बच्चों को भी। जी रही बात इंटीग्रेटेड कोर्स की, यस तो इंटीग्रेटेड कोर्स का जो मोटो होता है जी। कि उनके अंदर एक ट्रेनिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना, उनके अंदर एक स्किल डेवलप करना। जी तो इंटीग्रेटेड कोर्स में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, हम ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। हम अपने Industry बच्चों को हम क्या करें, डिफरेंट नेशनल लेबोरेटरीज में विजिट कराते हैं, जी। जिसके थ्रू उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो हो सके सके। और उनका करियर बेहतर हो सके। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मैं थोड़ा सा इस पे और जोर देना चाहूँगा। जैसे मेरा दोस्त गौरव जो कि मैथ्स से है, और वो चाहता है कि कोई ऐसी कंपनी आ रही है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो केमिस्ट चाहती है, तो लेकिन उसके पास ऐसी कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड उसके पास कोई जानकारी नहीं, या फिर उसने कोई कोर्स नहीं कर रखा है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट है, वो उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बशर्ते उसके पास डिग्री नहीं है, कुछ ऐसे डिग्री मिल जाए, हाँ, कुछ हो डिप्लोमा सकता है, मिल जाए। हो सकता है। भारत सरकार Yes. भी इस चीज के लिए प्रयासरत है। अब तो हमारा विश्वविद्यालय भी स्वायत्त है कि वो इस तरह के कोर्सेज चला सकता जी। है। अब हमारा भी फोकस यही रहेगा जी कि विभाग में कुछ ऐसे जी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम चलाएं जी जिससे कि अदर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं जी वो भी उस कोर्स को करके उस हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में स्किल डेवलप कर सके, और उनको उस फील्ड में अगर जाना चाह रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये हमारा भी फोकस रहेगा। तो विश्वविद्यालय के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? विश्वविद्यालय का फ्यूचर प्लान यही है जी। कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम चलाएं, हम कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार के थ्रू जी। लोगों को अवेयर करें। जैसे कि हमारे यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, यस तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है तो इसको हम किस माध्यम से लोगों को बताएंगे, यस कैसे पहुंचाएंगे उनके जी। पास मैटर। हम हो सकता है कि हम कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, बल्क लेवल में हम कोई कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करें, जी। तो हम उनको इसके बारे में बता सकें कि हमने ये शोध कार्य किया है, अब इसको हम पेटेंट करा सकते हैं, पब्लिकेशन कर सकते हैं, जी और इस तरह से इंडस्ट्री से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जी इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करके हम बच्चों को वहाँ विजिट कराकर एक उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर जी। सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, और हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे डिपार्टमेंटल जो फैसिलिटीज़ Yes. हैं, उन फैसिलिटीज में हमारा अब जो फोकस होगा, जी। क्योंकि मैं इस समय जैसे बेसिक साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो मेरा फोकस ये होगा कि उन इसके साथ साथ बच्चों जी। के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हम कराएं। जी और ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चों को, जैसे यूजी का बच्चा है, बीएससी का बिल्कुल। बच्चा है, अगर उसको हम एमएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल। कराएं और नेट का प्रिपरेशन कराएं, Yes.
गेट की प्रिपरेशन कराएं, एनटीपीसी का प्रिपरेशन कराएं, ओएनजीसी की प्रिपरेशन कराएं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ में प्रिपरेशन हम कराते रहें, जिससे कि हमारे बच्चे एक अच्छा प्लेसमेंट हो सके, वो अच्छे कंपनी में या अच्छे इंडस्ट्री में या अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सके। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय का MOU साइन है, जो दिल्ली से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल तरीके से MOU साइन है। तो MOU को थोड़ा आसान भाषा में बताएं कि MOU होता क्या है और बच्चों से मेमोरेंडम ऑफ कैसे। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ये किसी भी दो संस्थाओं के बीच जो अनुबंध होता है जी उसके बारे में होता है। कि सपोज कि हमारे पास ये जो फैसिलिटी है और आईआईटी में जो फैसिलिटी है, Yes. हमने आईआईटी दिल्ली से हमारा एमओयू है हमारे डिपार्टमेंट का, हम अपनी फैसिलिटी को अगर उनको ज़रूरत है तो वो यूज कर सकते हैं, और हमारे बच्चों को अगर फैसिलिटी नहीं है तो हम उनको वहाँ पर भेजकर उनको स्किल कर सकते हैं। इसी तरह हम नेशनल यूनिवर्सिटी राम इंस्टीट्यूट दिल्ली, यस आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूटीएचएम यूनिवर्सिटी, Yes. सियान यूनिवर्सिटी मलेशिया मलेशिया और इंडोनेशिया Yes, यूनिवर्सिटी, ऐसे कई यूनिवर्सिटी से हमारे विश्वविद्यालय का एमओयू है। MOU हम अपने बच्चों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम यहाँ के बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ पे आके स्किल कर सकते हैं। अब क्योंकि एनईपी 2020 के आधार पर हमारे विश्वविद्यालय में कुछ क्रेडिट सिस्टम में कोर्सेज चलते हैं साथ में। अगर कोई बच्चा वहाँ पे जाके कोई किसी क्रेडिट का कोई कोर्स करता है जी। उस यूनिवर्सिटी में, मलेशिया में गया या इंडोनेशिया गया, तो वो उसके मार्कशीट में जुड़ जाए, ऐसा हमारे विश्वविद्यालय का प्लान है, ऐसा उनका भी प्लान है। अच्छा। हम एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह इस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। यानी जो छात्र हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं उस कोर्स में, जैसे कि ये छात्र हैं जो BSc में हैं, तो क्या वो मलेशिया जा सकते हैं यस या एग्जैक्टली जा या सकते। वो मैं वहाँ के आपको एक स्टूडेंट यहाँ? ताजा एग्जांपल बताऊं, अभी मैं 2023 में जी अपने विभाग से 6 बच्चों को बच्चों। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर के मार्गदर्शन में जी हमने यहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट के 6 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर हम वहाँ पे ले गए थे, और उनको वहाँ पे लैब की फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उनको दिखाया था। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, अगर वो भी अच्छा कुछ करना चाहेंगे जी। तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है को इंटरनेशनल विजिट कर सकते हैं, और वो वहाँ पे जाकर अच्छा कुछ इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी लर्न कर सकते हैं, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है। सर, तो जैसे कि आप मलेशिया और अदर कंट्रीज में जाकर आपने विश्वविद्यालय को प्रदर्शित किया और उनको गौरवान्वित किया, हमारे विश्वविद्यालय को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका कोई खास पल रहा हो वहाँ पर, कोई खास वाक्य रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहें? यस एग्जैक्टली। मैं सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि केस स्टडी समझ लीजिए जी जी कि जब मैं किसी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाता हूं जी तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है बिल्कुल कि हमारे विश्वविद्यालय में जो फैसिलिटीज हैं जी और हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र और छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं, जी उनको जो फैसिलिटी मिल रही है हम्म, और वहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चों में किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। हमने जो कंपैरिजन किया, देखा है कि वहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे थे जी वो भी लैब में रिसर्च कर रहे थे। जी तो मैंने जब बात किया उनसे तो देखा कि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और लैब में रिसर्च कर रहे हैं। अरे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास इनोवेशन सेंटर है जी और उनके यहाँ डिपार्टमेंट में 20-20 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और वो बच्चे बीएससी के बच्चे हैंडल कर रहे थे। बच्चे हैंडल कर रहे बच्चे हैंडल कर रहे थे। अरे। तो ये देखिए, ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिल रहा था। जी हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ छोटे इंस्ट्रूमेंट तो बच्चे हैंडल कर लेते हैं, Yes. लेकिन बड़े इंस्ट्रूमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होता, क्योंकि ये पहले से डर होता है कि उनके पास स्किल नहीं है। जी अब विश्वविद्यालय एक अच्छे मार्गदर्शन में चल रहा है, जी। तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ भी कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी डेवलप किया जाए डिपार्टमेंट जी। में। हम बीएससी के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट को रन करें। जी जैसे मान लो कोई बच्चा, जैसे आरटीपीसीआर की बात हम कर रहे जी, थे, जी। अगर हमारे डिपार्टमेंट में आरटीपीसीआर है हाँ और बच्चा हमारा उस पर डेली जाके काम कर रहा है, कल को वो किसी बाहर जाता है किसी लैब में काम करने के लिए, वो तो बोलेगा ना कि मुझे तो आरटीपीसीआर की हैंडलिंग बहुत अच्छे से आती है।
कर तो रखा है। ये स्किल वहां पे होता है, जब स्किल डेवलप Yes. होता है तो बच्चे क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद ही उनके प्लेसमेंट ज्यादा हो जाते हैं। जी। तो ये कोशिश है कि यहाँ पे भी हम अपने बच्चों को डेवलप करें, ये मैंने वहां पे सीखा। जी। और हमने अपने यशस्वी कुलपति महोदय सर जी। से भी हमने बात किया और बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे है, और उनकी इस तरह की फैसिलिटी, बहुत डिपार्टमेंट बहुत नीट एंड क्लीन, इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी बहुत अच्छा, मतलब एक एकेडमिक इन्वायरमेंट जो था स्टूडेंट फ्रेंडली था। स्टूडेंट फ्रेंडली। तो ये हम अपने बच्चों के अंदर भी ये डेवलप कर सकें, ये हमारा मोटिव होगा। और यही मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हम अपने बच्चों में ये अप्लाई कर सकें कि अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट को भी बच्चे हैंडल कर लें और वो आगे अपने एकेडमिक करियर की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। सर हमारे साथ कुछ दर्शक कुछ छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं जो कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जो लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हो वो रेज योर हैंड्स। सर मेरा नाम रादीप है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सर अब मेरा क्वेश्चन ये है, सर मैं अपनी फ्यूचर में केमिस्ट्री को लेकर क्या क्या कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल। बच्चों, आपको अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से आप कंप्लीट करते हैं तो आपके पास अपार प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, आप चाहते हैं कि आईएएस और आईपीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ आप यूपीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। आप जो ट्रिपल एस का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आप बीएड करना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको। इसके साथ साथ आपकी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अपार संभावनाएं हैं, जैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और आप एज ए एकेडमिक करियर भी बना सकते हैं। तो आपके पास संभावनाएं की कमी नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें आप जाए। विदाउट ग्रेजुएशन आप ना तो सिविल सर्विसेज कर सकते हो और न ही किसी इंडस्ट्री में जा सकते। केमिस्ट्री के थ्रू आप जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री में आपके पास अपार प्राइवेट सेक्टर में बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम स्नेहा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बेसिक साइंस से हम बीएससी कर रहे हैं। इस वर्ष सेकंड ईयर है। हमारा ये क्वेश्चन है कि आपने जो इतनी बुक लिखी हैं, ये बुक लिखने का आपको आइडिया कैसे आया? आपने इतनी बुक लिखी हैं और अभी भी आपने बताया कि हम बुक लिख रहे हैं, तो आपके पास ये आइडिया कैसे आया? हम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर, उनकी कई किताबें चलती थी और हम लोगों ने उन्हीं की किताबें पढ़कर नेट जेआरएफ या गेट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया। तो उस समय मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना था कि मैं भी कुछ किताबें लिखूं। और देखिए, संजोग अच्छा था कि कोविड का दौर आ गया और कोविड के दौर में उस समय टाइम बहुत था हमारे पास, तो हम बैठकर कुछ लिखना शुरू कर दिए। और मुझे अपने उस प्रोफेसर की बात याद थी कि नहीं तुम भी लिख सकते हो, और मैंने किताबें लिखना शुरू की। पहले एक लिखा, फिर दो लिखा। बीएससी जो एनईपी 2020 पर जितनी भी सेमेस्टर की किताबें हैं वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक की हमने किताबें लिखी। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की किताबें लिखी। और खुशी की बात यह है कि मैंने जिन प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि तुम किताबें लिखो, और मैंने उनके साथ भी किताबें लिखी। बचपन में मैं जिस प्रोफेसर की किताब पढ़ा था उनके साथ भी मैंने किताबें लिखी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं विश्वविद्यालयों के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपके विभाग के प्रोफेसर की किताबें चलती हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यही समापन की ओर ले चलेंगे। आज जो सर से बहुत जो कीमती जो अनुभव हम लोग को मिला, और जो छात्र छात्रा यहाँ पर अध्ययनरत हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी एक ऐसा प्रोग्राम करने की हम सर से मांग करेंगे कि जो छात्र अदर कंट्रीज में जो कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में रन कर रहे हैं और या बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से, तो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करें या कांटेक्ट करें गूगल मीट के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से, जिससे कि उनका एक्सपीरियंस की विदेशों में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में, वो चीज़ को लेके। विश्वविद्यालय में अब जैसा कि हमारा विश्वविद्यालय का 50वां वर्षगांठ मनाया जाने वाला है, तो विश्वविद्यालय का भी फोकस है कि इस 50वें वर्षगांठ में जो एलुमिनाई मीट है वो करें कि जो हमारे देश नहीं विदेशों में भी जो हमारे एलुमिनाइज हैं वो आए यहाँ पर
और वो यहाँ के छात्र और छात्राओं से इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि हम इस इंस्टीट्यूट में, इस कंट्री में हैं, जिससे कि हमारे बच्चों की ये संभावनाएं बढ़ें कि वो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो एलुमनाई के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को, विश्वविद्यालय का ग्रोथ तभी संभव है जब एलुमनाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और विश्वविद्यालय में सहभागिता करेंगे, तो हमारे बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सर, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं क्या हमारे विश्वविद्यालय में, या जिन्होंने मतलब अदर कंट्रीज से आकर हमारे यहाँ पे कोर्स डिप्लोमा किया हो, ऐसा कोई? यस, एग्जैक्टली। विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल है। अच्छा। और इस इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक बच्चा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से 5 ईयर फिजियोथेरेपी बीपीटी का कोर्स करके गया, बांग्लादेश का था। बांग्लादेश। और 2 बच्चे आए थे, एक तो बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था, एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लिया था। लेकिन एक बच्चा किसी कारण बस यहाँ से स्किप करके छोड़ के चला गया। अभी लास्ट ईयर भी हमारे पास 2-3 प्रपोजल एडमिशन फॉर्म आए थे, जैसे अफगानिस्तान से आया था और बांग्लादेश से आया था, भूटान से आया था। तो ये हमारे पास अब, क्योंकि हम इंटरनेशनल रैंकिंग के कैटेगरी में हमारा विश्वविद्यालय आने लगा है, तो अब हमारे पास इंटरनेशनल छात्र और छात्राओं का जो नामांकन है वो बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब हमारे पास अच्छा सा रैंकिंग है, कैटेगरी है, तो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। अभी तक बच्चों की संख्या कम थी, तो वो बच्चे यहाँ पर आके अपना एजुकेशन ले सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है, कोई उनको समस्या भी नहीं होगी। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं, उनको यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड की जाएगी। हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी है और वो बच्चे आसानी से रह के यहाँ अपना एजुकेशन ले सकते हैं। तो वर्तमान में अभी एडमिशन्स ओपन है, तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी 12वीं पास हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएं, तो मेरे अनुभव से आपको मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि ये इस विश्वविद्यालय से अगर आप कोर्स करते हैं तो आप अपने कोर्स के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में भी है तो आप वो भी रन कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी मैं सर अब बीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं करंटली मैं एमएससी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा पत्रकारिता में हुआ, तो मुझे वर्तमान में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से मैं अभी ये यूथ चर्चा प्लेटफॉर्म जो बनाया है उसके माध्यम से मैं लोगों को आगे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और काफ़ी सारे एक्सपर्ट जैसे जिनमें से कि आप भी हैं, उनको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, और जिससे कि सारे ज्ञान की जो बच्चों तक पहुँचे, हर एक यूथ तक पहुँचे, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। स्वाभाविक सी बात है। अगर हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं और एआई का ज़माना है, इस एआई के जनरेशन में अगर हम इसको यूज करेंगे तभी हम अपने विश्वविद्यालय को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने एकेडमिक जर्नी को और बढ़ा सकते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि विश्वविद्यालय में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब बच्चा दूर रहता है, जान नहीं पाता है, लेकिन अगर हम इसके माध्यम से हम लोगों को बताएंगे तो उनको ये पता तो चलेगा कि एडमिशन प्रक्रिया कितना आसान है, स्कॉलरशिप की सुविधाएं हैं, बच्चा आसानी से एडमिशन ले, हॉस्टल की फैसिलिटी है, बच्चों को यहाँ पे केयरिंग करने के लिए प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, कई ऐसी सुविधाएं हैं, तो बच्चा यहाँ आसानी से अपना एजुकेशन ले सकता है। ये सभी सुविधाएं हमारे विश्वविद्यालय में अवेलेबल है। हमारा विश्वविद्यालय भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आता है। हाईएस्ट कैटेगरी NAC A++ है, कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी है, PM ऊषा का ग्रांट है, कई ऐसे भारत सरकार के फंड हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इच्छुक है, यूजी या पीजी प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहता है तो ले सकता है, और उसके लिए, उसके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आप साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की साइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपने जो हमें कीमती समय दिया सर, आपने हमें जो इतना कीमती समय दिया और आपने जितना एक्सपीरियंस दिया, बच्चों को बताया, ये सारी चीज़ों के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।